स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विद विजय सर पर। मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 126 से आगे देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है 126 कह रहा है भंवर धारा का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबको पता होगा कि भंवर धारा का उपयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते थे। प्रेरण भट्टी में भी कर सकते हैं, चुंबकीय ब्रेक में भी कर सकते हैं, विद्युत शक्ति में भी कर सकते हैं और सभी में, यानी कि इसका सही ऑप्शन जो होगा सभी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं जो कि सवाल नंबर हमारा 127 है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है। तो देखिए ऐसे तो बताए थे कि कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर होगा डाइपोल के लिए तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है उतना ही साउथ पोल से अंदर की ओर आती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था φb बराबर b.ds, φb बराबर b.ds। ठीक है, तो हम लोग का वही फार्मूला φb बराबर b.ds। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा एरर चल रहा है तो उसको ठीक करेंगे। b.ds, φb बराबर b.ds होगा हमारा। ठीक है, तो ये रहा b.ds। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा अगर इसमें 2 को हटा दिया जाए और वेक्टर दिया जाए। ठीक है, आइए 128 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। कह रहा है 128 किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है। सबको पढ़ा रखे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मैग्नेटिक में, अगर जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो -m.b उस पर पोटेंशियल एनर्जी लगती है। ठीक है, -m.b। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर जो है 129। तो 129 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, 129 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि प्रतिघात का मात्रक होता है। बच्चों याद रखना, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिघात जिसको XC और XL भी कहते हैं, और प्रतिबाधा, ये तीनों जो है एक तरीके से प्रतिरोध ही होता है और प्रतिरोध का मात्रक हमेशा ओम होता है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं जो कि है सवाल नंबर हमारा 130 से आगे। ठीक है, तो 130 से आगे चलते हैं हम लोग। 130 से आगे जो सवाल है उसको देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर 130। कह रहा है प्रतिबाधा की विमा क्या होती है। सभी को पता है, अभी बताएं। प्रतिबाधा को जेड से दिखाएंगे और ये भी V/I होगा। वोल्टेज की बात करी जाए तो वो होता है वर्क बाई चार्ज। वर्क का होता है ml² T-2, लेकिन चार्ज नीचे होगा तो AT, तो T-3 और A-1 होगा। और देखा जाए तो अगर नीचे हम बात करें तो 1 एम्पियर I का और होगा तो A-2, यानी कि सही से देखा जाए तो m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -3 और a के पावर -2। और ये ऑप्शन साफ साफ आपको बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं जो कि हमारा सवाल नंबर 131 कह रहा है कि यदि किसी AC परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान 1 वोल्ट है तो RMS मान बताओ। आप सबको बता रखे हैं कि RMS मान होता है मैक्सिमम मान बटे √2, V0 बटे √2। और सबको पता है कि वोल्टेज 1 है और √2 से भाग करेंगे तो 1:√2, 1:√2। और जब आप इसको भाग कर लेना एक में ऐसे भाग करना होगा 1.414 से, ये जो आएगा कट के वो आएगा 0.707। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग। सवाल नंबर हमारा है 132 कि एक पूरे चक्र में माध्य धारा का मान होता है। तो बताइए, हम आपको बताए थे वोल्टेज हो या करंट हो, एक पूरे लूप में हमेशा क्या आता है, उसकी वैल्यू 0। देखिए ये देखिए पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, ये प्लस और ये माइनस। तो बताए थे टाइम पीरियड टी में ऑलवेज ये वैल्यू कितनी आती है, 0, चाहे ये वोल्टेज की है चाहे ये करंट की है, क्योंकि AC सिग्नल एक और उसमें साइन थीटा पर डिपेंड करता है, ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन का हमेशा एवरेज वैल्यू 0 होता है। चलिए सवाल नंबर 133 से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 133 से आगे की ओर जो सवाल है मान लो का वो देख लिया जाए। चलिए 133 नंबर सवाल दिख रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा कि RMS और उसके शिखर मान का अनुपात होगा। तो देखिए IRMS अगर देखा जाए तो ये होता है I0 बटे √2, लेकिन जैसे ही हमको कहा कि RMS बटे I0, तो बताइए यहाँ से I0 नीचे आ गया या कह दो कि यहाँ से कट गया तो 1/√2 बचा। 1/√2 को हम लिख सकते हैं 1:√2। तो C ऑप्शन एकदम सही है, चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। हैरत की बात है
2022 के नीट के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम करंट जो होता है √2 गुने RMS करंट होता है, ये भी पूछा गया है। बताइए, इतना आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल है 134। घरेलू विद्युत आपूर्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने वाली आवृत्ति होगी। तो देखिए, धारा की आवृत्ति में, वोल्टेज और धारा की आवृत्ति में कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है, उसके औसत मान हमेशा 0 मिल जाते हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 135 कह रहा है कि किसी समीकरण में I बराबर 10√2 sin 314t - π/2 है, तो RMS और धारा और आवृत्ति का मान। सभी जानते हैं कि अगर हमको RMS धारा निकालना है तो शिखर धारा में कितना से भाग करना होगा, √2 से। शिखर धारा है यहाँ पर 10√2, √2 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 और एक आया 10 एम्पियर। दूसरी बात अगर हम लोग करनी चाहें तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो हम आपको सिखा रखे थे कि देखते ही जब 314 हो तो 50 हर्ट्ज ही होगा। ठीक है, और अगर नहीं तो ओमेगा बराबर यहाँ पर है 314 तो 2πf, तो f बराबर क्या होगा 314/2π। और यहाँ से आप जब चेक करना तो 314 बट्टे सब जानते हैं कि 2π, तो 2 गुने 3.14। जैसे ही दशमलव हटाओगे तो 100 जाएगा ऊपर, और 314 से 314 कटेगा, 2 से पाई कट जाएगा। यानी ओवरऑल फिर से एक बार प्रूफ कर दिए कि 314 मतलब कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज पर ही भारत में सभी बिजली कार्य करते हैं। तो 50 हर्ट्ज और 10 एम्पियर, एकदम ऑप्शन बी ही सही है, एकमात्र ऑप्शन इस पूरे सवाल में। आइए सवाल नंबर 136 की से आगे बढ़ें। 136 नंबर सवाल से आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर सवाल में कहा गया है कि किसी विद्युत बल्ब का जो है 220 वोल्ट है और 100 वाट वो लेता है। तो पूछा गया कि इससे RMS धारा कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं P बराबर VI होता है, VRMS IRMS। अगर हमसे I पूछा है तो हम लोग P/V करने वाले। ठीक है, इसको भाग कर लेते हैं। तो 100 में अगर 220 से भाग करेंगे तो ये रहा 100 अब बट्टे 220। 20 से 10 से ये कट गया 5 और यहाँ हो गया 11। 11 को जब आप भाग करना, देखना 11 को 5 में 11 से भाग करना तो आपको मिलेगा 0.45, यानी सी इसका सही आंसर है। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि सवाल है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है। सबको पता है Z जब बताए थे √R² प्लस ω² L²। आपको बताए थे ओवरऑल का स्क्वायर ओमेगा प्लस L का, ओमेगा इंटू L का, लेकिन यहाँ पर होगा तो ω² L²। ठीक है, दोनों पे आएगा। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 138। LCR परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि LCR परिपथ में केवल R ही वो फैक्टर है जो पावर को लॉस कराता है, L और C कोई पावर लॉस नहीं कराता है। तो इसमें ऑप्शन तो बड़ा अच्छा दिया है कि प्रेरक में, संधारित्र में, प्रतिरोधक में, सभी में। तो एकमात्र ऑप्शन सही है इसका, रेजिस्टेंस में ही केवल पावर लॉस होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई पावर लॉस नहीं होता है। चलिए सवाल नंबर 139 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 139 साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर से किससे पूछ लिया है, तो RLC परिपथ से। तो LCR परिपथ में अनुनाद के लिए आवश्यक है। मैंने बताया था कि when XC = XL then ω/L will be 1/ωc, hence A is the right option। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि सवाल नंबर है हमारा 140। तो 140 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 140 नंबर सवाल, देखिए। तो 140 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि यदि किसी AC परिपथ में वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच का कोण थीटा है, तब उसका शक्ति गुणांक कितना होगा। तो हम आपको बताए थे कि पावर फैक्टर जो होता है वो होता है कॉस और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो वो थीटा अगर यहाँ पर दिया गया है तो C ऑप्शन सही है। कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 141 है, जो कि कह रहा है I बराबर 2√2 sin ω/t और V बराबर 1 sin ω - π/4। तो पूछ रहा है हमसे कि शक्ति गुणांक कितना होगा। ठीक है, तो सभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है वोल्टेज से, करंट से वोल्टेज π/4 पीछे चल रहा है। तो π/4 पीछे चल रहा है, यानी कि करंट आगे चल रहा है। दोनों के बीच के एंगल का अंतर कितना है, तो π/4 है। तो π/4 होता है, और π/4 का अगर कॉस देखा जाए तो कॉस में अगर π/4 देखते तो कॉस 45 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा देखना होगा, 1/√2 इसका आंसर
सी सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सवाल नंबर मेरा 142 से आगे। ठीक है, तो 142 से आगे का सवाल देखा जाए। 142 सवाल नंबर 142 क्या कह रहा है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध 3 ओम है और प्रेरण प्रतिघात 4 है, उसकी प्रतिबाधा पूछा जा रहा है। एकदम आसान, Z बराबर √R² प्लस XL²। सब जानते हैं, एक दिया है 3 का स्क्वायर और एक दिया है 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5, यानी कि √25 और उसका आंसर आएगा 5 ओम। तो यहाँ पर 5 ओम आपका हो जाएगा इम्पीडेंस का मान, तो यहाँ से 5 ओम, डी ऑप्शन सही है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहती है। देखिए, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है, करंट को अप डाउन कर सकता है। चार्ज की तो बात इसमें, करंट अगर अप डाउन है तो वोल्ट आवेश भी होगा, लेकिन आवृत्ति कभी भी ट्रांसफार्मर की नहीं बदलती है, ये उसकी उतनी ही होती है। AC सिग्नल जो है हमेशा एक ही फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि सवाल नंबर है 144। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के में फेरों की संख्या N1 और N2 है। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, हमको पहचानना है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि जब आप सीढ़ी चढ़ोगे ये हो गया स्टेप अप, और जब सीढ़ी उतरोगे तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन। तो देखिए साफ दिखाई दे रहा कि N1 है, N1 का मान अगर N2 से कम हो तो ये कौन सा होगा, स्टेप अप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए अब 145 से आगे की कड़ी को देखते हैं हम लोग। 145 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी 100% होती है, ऐसे हालांकि 97% तक होती है, 3% पावर लॉस होता है, लेकिन जैसे ही आदर्श वर्ड जोड़ दिया आइडियल, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, 100%। ठीक है, अब ये निम्न में से कौन की आवृत्ति अधिक होती है, तो देखिए गामा किरण सबसे खतरनाक किरण होती है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। देखिए अगला क्वेश्चन भी जो हम बोले उसी पे पूछ लिया है। क्वेश्चन पूछा है कि किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है तो ऑप्शन है गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण और दृश्य प्रकाश। तो सबको पता है कि गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अब आइए सवाल नंबर 148 में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट सभी 90 डिग्री पर होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस जिसके पैरेलल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस वेलोसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, और इसलिए इसका आंसर जो है सही होगा। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, तो E क्रॉस B के समांतर। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा 149, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो 149 से लेके 152 तक का सवाल, 4 सवाल है। 149 में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है। तो देखिए 2 तरह के तरंग होते हैं, एक जब अप डाउन इसे चले ट्रफ और कैस्ट बना के, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, और जो एक स्प्रिंग के तरह रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य। तो यहाँ पर जो हमारा होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग वो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगले सवाल की ओर आते हैं। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है। इसका सही ऑप्शन जो हम बता भी रखें, C बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी C ऑप्शन एकदम सही है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 151 कह रहा है कि बहुमूल्य नग की पहचान में करने में कौन सा किरण का देखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी देख लेते हैं। बहुमूल्य नग की पहचान में सहायक है और रक्त प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंग और परावैंगनी किरणें। तो इसमें अल्ट्रावायलेट रे तो सन से आती हैं, अब रक्त प्रकाश हम लोग देख नहीं सकते। एक्स किरणें यहाँ पर देखी जाए तो एक्स किरणें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। अब आते हैं एक और आखिरी सवाल है हमारा, जो सवाल नंबर है 152, उसको देख लेते हैं। 152 नंबर कहा कि टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति कितनी, रेंज कितने होती हैं। देखिए 20 से 2000 हर्ट्ज, 10 से 20 हर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज, और एक है 10 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज। तो आपका जो है 100 से 200 मेगाहर्ट्ज ही ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो में आपको 25 जो अच्छे सवाल बताए गए अगले पार्ट के, उसको आप देखेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। अगले सीरीज में हम लोग मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।